Good afternoon, everyone. Let us revise Ohm's law. In the previous class, I have discussed the derivation of Ohm's law. But in class 10th, you have learned the concept and the statement of Ohm's law, which states that electric current is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor, provided the physical conditions are unchanged, which simply means V is directly proportional to I and V is equal to Ri. दैट मीन्स जो R है वो कांस्टेंट है, लेकिन वो कांस्टेंट सिर्फ तब रहेगा जब फिजिकल कंडीशंस भी अनचेंज रहेंगी, यानी टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ऑल दीज थिंग्स शुड बी कांस्टेंट. इफ दीज आर नॉट कांस्टेंट देन रेजिस्टेंस विल वेरी, और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वेरी करता है टेम्परेचर के साथ. एनीवे, रेजिस्टेंस वेरी करता है, पर यू कैन सी दिस फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. इसमें रेजिस्टेंस तो वेरी करेगा पर रेजिस्टिविटी वेरी नहीं करता. रेजिस्टिविटी किसी भी फैक्टर के साथ वेरी नहीं करता एक्सेप्ट टेम्परेचर. टेम्परेचर के साथ ये भी वेरी कर जाता है. बट एक जनरल रिलेशन हमें पता है कि आर और रो दोनों एक दूसरे की तरह काम करते हैं. दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. बट द मेन फैक्टर हियर इज एल एंड ए. बाय इंक्रीजिंग एल रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग, एंड बाय इंक्रीजिंग ए रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. ठीक. नाउ द थिंग इज, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज मेड ट्वाइस, यानी मेरे पास एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर और ले लिया उसी लेंथ का, तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? इट विल बिकम ट्वाइस. कैसे आया ये? यहीं से डायरेक्ट रिलेशन. और अगर मैंने इसका एरिया, जैसे कि ये है, और इसका एरिया ऐसे बढ़ा दिया, दुगना कर दिया एरिया, तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. ये सिर्फ तब है जब मैं इसके साथ एडिशनल कोई कंडक्टर लगा दूँ. इसको ऐसे समझेंगे, अगर मैंने एक वायर लिया है और उसी को मैं खींच के लंबा कर दूं कि वो दुगना हो जाए, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? यहां दो चीजें होंगी. द लेंथ विल बिकम डबल एंड द एरिया विल डिक्रीज. किसी भी चीज को खींचोगे तो पतली भी होगी, तो ये उसी रेशियो में कम हो जाता है. तो लेंथ दुगना होता है और एरिया आधा. यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड लाइक दिस. अगर एल दुगना हो रहा है तो एरिया भी आधा हो रहा है. इन शॉर्ट आर डैश कर देते हैं इसको. आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा रो, ये 2 ऊपर जाके 4 बन जाएगा, एल अपॉन ए, और ये लिख दिया 4. दैट मीन्स आर डैश हो गया 4R, यानी नया रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा. लेकिन अगर मैं दो अलग अलग मेटल्स लगाता हूँ, सेम मेटल ही क्यों ना हो, लेकिन दो अलग अलग लगाता हूँ, तो दुगना होगा रेजिस्टेंस. लेकिन अगर स्ट्रेच कर दिया या मास और वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, देन इन दैट केस इट बिकम्स 4 टाइम्स. 3 गुना कर दूंगा तो 9 टाइम्स. तो एक जनरल रिलेशन बनता है आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर. एक तो ये समझ लीजिए. देन आज जो मेन दिस इज ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स. आज जो मेनली स्पेसिफाई करना है मुझे, वो एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस. दोनों ही नाम से आ सकता है टॉपिक. पहले कंडक्टर को समझ लेते हैं. प्रीवियस क्लास का वीडियो एक बार खोल के देख लीजिएगा. उसमें हमने ये ड्राइव कराया था, R इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर रो एल बाई ए. और एन एक बार याद दिला दूं, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर आपको याद हो तो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस दिस वाज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां हम ये लेके चल रहे थे दिस थिंग. कैपिटल एन was denoting the number density of electrons, तो number of electrons per unit volume. तो यहाँ से हमने ये रिलेशन एस्टेब्लिश किया था. तो once more let's remember that this is number of electrons, जिसको हम जनरली बोल देते हैं, पर वास्तविकता में क्या है ये? इट इज कैपिटल एन. ठीक. इट इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी नहीं करेगी, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट. एक बार फिर से बोल देता हूँ इसी चीज़ को दोबारा से. ये फैक्टर्स पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस. इसमें मास कांस्टेंट रहेगा हमेशा फॉर अ पर्टिकुलर वायर. एक पर्टिकुलर वायर ले रखी है जिसमें मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, उसमें मास कांस्टेंट रहेगा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहेगा, ई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. इनफैक्ट एल और ए भी कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि अगर मैं कुछ चेंज ही नहीं कर रहा हूँ तो लेंथ चेंज कर रहा हूँ तो एल और ए वेरी कर जाएगा. अगर ये भी चेंज नहीं कर रहा हूँ तो एवरीथिंग विल बी कांस्टेंट एक्सेप्ट टाउ. टाउ नहीं बदलेगा. टाउ क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम. नाउ यू कैन हर्ड द फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो यहाँ से मैं टाउ को मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, दिस इज डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ.
एंड दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो मीन फ्री पाथ डिस्टेंस ही तो होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स, एंड दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो हमने 11th में पढ़ा था। ठीक, तो ये फॉर्मूला आ गया। ये टाउ की जगह अगर मैं यहाँ रख दूँ तो ये आ जाएगा आर इज प्रोपोर्शनल टू वी आर एम एस अपॉन लेमडा। वी आर एम एस अपॉन लेमडा से पता लगा कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आप समझते होंगे क्या होता है, इट इज symbolic velocity of all the molecules in a particular gas or velocity of all the electrons in case of a conductor. Then one more thing that we have learned in class 11 that VRMS is directly proportional to root T where T is taken in Kelvin. तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ेगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। तो क्या रिलेशन हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, दैट बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। दिस इज द रीजन फॉर दैट। ये रीजनिंग के फॉर्म में आ सकता है, डेरिवेशन के फॉर्म में नहीं, इसलिए ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। फर्दर इफ आई कंपेयर अ कंडक्टर एंड एन एलॉय, एलॉय पता ही हो क्या होगा, इट्स मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंडक्टेंट्स इन डिफरेंट रेशियो। तो अगर मैं रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाऊं तो कंडक्टर में हमने क्या सीखा है कि वो स्ट्रेट लाइन, यहाँ का मतलब ये है कि पहले ये डिटोरिएट करता है, एकदम से घटता, सॉरी घटता नहीं है, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर एकदम से इंक्रीज कर जाता है। तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी यही हो रहा है। तो फ़र्क क्या है, यू कैन सी द स्लोप, ये एकदम से ऊपर उठ गया है, ये उतना ऊपर नहीं उठा है। दैट मीन्स टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ तो रहा है पर उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। दिस इज इंक्रीजिंग बाय अ ग्रेटर रेट। तो अ कंडक्टर जिसमें हम कॉपर, सिल्वर और भी बहुत एग्जांपल्स हैं ले सकते हैं, इन दैट दिस इज द रिलेशन। एंड फॉर एलॉयज जिसमें हम जनरली 2-3 चीज़ें डिस्कस करेंगे, बहुत सारे एलॉयज नहीं लेने हैं कंडक्ट, मैंगनीन, नाइक्रोम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, but these two are mainly used in class 12th, manganese and nichrome. So this is the comparison between the two. Similarly, if I make a comparison of a conductor and a semiconductor, then the relation ये तो वही रहेगा ग्राफ, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, जो भी एग्जांपल्स हैं। यहाँ एग्जांपल आ जाएंगे जर्मेनियम, सिलिकॉन, पर यहाँ रिलेशन बदल गया। इसका मतलब होता है हाइपरबोला, और हाइपरबोला का मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी घट रहा है, यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है लेकिन कम बढ़ रहा है, यहाँ बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, यहाँ घट ही रहा है। तो सेमीकंडक्टर होता क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन दैट इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो शेयर्स द सेम ग्राफ। इलेक्ट्रोलाइट आया तो भी ये ग्राफ है। क्यों? इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका जो मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी है वो डिक्रीज होना शुरू कर जाती है, ठीक। और डेंसिटी से रिलेटेड एक चीज़ और होती है, दैट इज़ द लिक्विड फ्रिक्शन। लिक्विड फ्रिक्शन मीन्स विस्कोसिटी, विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। विस्कोसिटी डिक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल्स इजीली मूव कर पाएंगे, तो टेम्परेचर के बढ़ने से मॉलिक्यूल्स इजीली मूव कर पाएंगे, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो रहा है। रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो रेजिस्टिविटी कम हो रहा है, तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेमीकंडक्टर को अलग थ्योरी से समझा जा सकता है। सो दिस इज हाउ। तो जब कंपैरिजन आता है तो ऐसे आता है, ठीक है। तो बुक में थोड़ा अलग तरीके से दे रखा है, तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कंपैरिजन आएगा तो इस तरीके से आएगा, एलॉय का कंडक्टर के साथ, सेमीकंडक्टर का कंडक्टर के साथ, या इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टर के साथ। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर एंड व्हाट इज अ सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर कैटेगरी में 3 नाम याद कर लीजिए, ऐसे मरकरी, लेड, नियोबियम, एंड देयर आर सर्टेन मोर जो सुपर कंडक्टर की तरह काम करते हैं। सुपर कंडक्टर्स, कुछ ही कंडक्टर्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत ही लो टेम्परेचर में ज़ीरो रेजिस्टेंस शो करते हैं। ज़ीरो रेजिस्टेंस का मतलब उनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है, एंड दे प्रूव एज अ प्रॉपर कंडक्टर्स। जो सुपर फास्ट कंप्यूटर्स हैं वो इसी थ्योरी पे काम करते हैं, सुपर कंडक्टर्स पे। तो ये होते हैं सुपर कंडक्टर्स। एक और प्रॉपर्टी होती है कि अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ नहीं करता है पास होना, इसलिए जो सुपर फास्ट ट्रेन्स होती हैं वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं करने देती हैं, इसलिए रिपल्शन शो करते हैं। अपने जो उसका टायर होता है और जो उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो रिपल्शन शो करता है, जिसकी वजह से वो सुपर फास्ट ट्रेन्स की तरह काम करते हैं। एनीवे,
सुपर कंडक्टर्स में आपको सिर्फ ये जानना है कि व्हाट इज अ सुपर कंडक्टर एंड वन एग्जांपल, दैट्स इट। सेमी कंडक्टर जो कि एक अलग से पूरा चैप्टर है, उसमें एक थोड़ा बेसिक क्लियर कर दूं, ये बैंड थ्योरी पे काम करता है। केमिस्ट्री में अगर आपने पढ़ रखा है और नहीं भी पढ़ा है तो समझ लीजिए, दो टाइप के बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड एंड वन इज कंडक्शन बैंड। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्शन बैंड इज इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ जगह ही नहीं होती इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, तो कंडक्शन नहीं कर पाता अकेला। वैलेंस बैंड इट इज डिप्राइव्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, तो वैसे कंडक्ट नहीं कर पाता है। तो अगर मैं कंडक्टर लेता हूँ तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को आपस में मिला देता हूँ, ऐसे ओवरलैप कर देता हूँ, तो क्या हो गया, दोनों का काम बन गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन थे नहीं, यहाँ बहुत ज़्यादा थे और जगह चाहिए थी इसको, अब जगह मिल गई इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए। तो इस तरह कंडक्टर काम करता है बैंड थ्योरी के हिसाब से। और सेमीकंडक्टर क्या होता है, देयर इज अ गैप बिटवीन द टू, इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप। इस गैप की वजह से कंडक्शन हो नहीं पाता है। तो सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या है, ये लो टेम्परेचर पे कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। एंड व्हेन सम टेम्परेचर इज गिवन तो उससे क्या होता है, एनर्जी मिलती है। ये फॉर्मूला 3/2 kT, ये भी आपने 11th में सीखा होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो यहाँ से जंप करके वैलेंस बैंड में चला जाता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रॉन ईजिली ट्रांसफर होता जाएगा और उसका कंडक्शन अच्छा होगा। कंडक्शन अच्छा होगा तो रेजिस्टेंस लो होगा, रेजिस्टिविटी लो होगा। इस वजह से ये ग्राफ आता है। So this is the small explanation for today.